नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जितने भी आपकी नदियाँ वगैरह हैं इसमें सभी नदियाँ हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका मैप, इंडिया का मैप। यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं ये रहा, ठीक है। जैसे आपका यहाँ ऊपर उत्तरी वाले भाग में देखने को मिलेगा आपका सिंधु नदी है, ठीक है, झेलम नदी है, फिर आपका चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है, सतलज नदी है, ये सारी नदियां देखने को मिलेंगी। वहीं आपका इधर जो है सांगपो नदी आती है और ये आपका दिहांग और लोहित नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर आगे यही सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे, गंगा नदी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये फिर आपका नीचे दक्षिण वाली नदियाँ हो जाती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ हो जाती हैं। अब शुरू करते हैं भाई। तो शुरू करते हैं। तो सिंधु बेसिन यानी पहला आपका ये पहला है, ठीक है, सिंधु नदी से संबंधित है। तो सिंधु नदी का उद्गम आपका मानसरोवर लेक से होता है, ठीक है, मानसरोवर लेक तिब्बत से होता है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात कर लेते हैं तो सतलज हो जाती है, चिनाब हो जाती है, ठीक है, रावी हो जाती है, व्यास हो जाती है, झेलम हो जाती है, श्योक हो जाती है, सिंगार हो जाती है, ठीक है, गिलगिट भी हो जाती है, कोर्रम भी हो जाती है, द्रास भी हो जाती है, गोमल, काबुल, ये सारी नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाती हैं। कौन सी? सतलज है, ठीक है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, झेलम है, श्योक है, सिंगार है, गिलगिट है, कुर्रम है, दास है, गोमल है, काबुल आदि। इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर हो जाती है भारत में, वो भी, ठीक है। मुहाना इसका अरब सागर में गिरती जाके है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। चलो भाई शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो पहला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। कौन सा नदियों का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाता है। तो उत्तर से मतलब इधर से, दक्षिण की उत्तर से मतलब इधर, उत्तर से और फिर दक्षिण की ओर इधर, ठीक है। तो देखने को मिलेगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, झेलम, चिनाब और रावी, सतलज, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज यहाँ पर देखने को मिला। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये नदियाँ, ठीक है, हैं तो सिंधु के ही सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर झेलम कश्मीर घाटी के कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में आपका प्रभावित होती है, वेरीनाग के निकट झरने से निकलती है। मतलब झेलम नदी आपका वेरीनाग से निकलती है और पाकिस्तान के ट्रिम्पो नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है, कई बार पूछा गया। और जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचाला लाहौर में बड़ाला चारा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम की दो नदियों के रूप में निकलती है। रावी नदी का उद्गम आपका कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास में स्थित है। इस नदी के निकट आपका व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। अपने उद्गम स्थान से होकर पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ में मिलने का तक यह 775 किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन सी? व्यास नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। सतलज नदी मानसरोवर लेक के समीप से स्थित राकस ताल से निकलती है और सिपकिला दर्रे के, ये कई बार सवाल पूछा है, कौन से दर्रे? तो सिपकिला दर्रे के पास में भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाती है, किसकी? सतलज की हो जाती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर ही बनाया गया है। यह पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। चलो भाई आगे। जिक्र है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों से को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो आपका झेलम झेलम चिनाव झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ठीक है, इस तरीके से 2 3 1 4 हो जाता है, ठीक है। कहाँ गया भाई? ये रहा आपका, ठीक है, 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4। ये तो भी जस्ट यार बताया था, क्या बताया था? हाँ, तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज हो जाती है, ठीक है, झेलम, चिनाब, 2 1 3 4, ठीक है, ओके। अगला सवाल यहाँ से अगर बात करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों को उनके सही अनुक्रम में बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर,
तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपका श्योक नदी, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज नदी। सतलज तो लास्ट में ही आएगी, तो सतलज यार इसमें लास्ट में दिया गया है, ठीक है, इसमें तो नहीं दिया गया है, इसमें नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो काट सकते थे। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज हो जाती है, ठीक है। श्योक जो है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। दूध गंगा नदी किस में अवस्थित हो जाती है? तो दूध गंगा आपकी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। दूध गंगा जो है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र में भी प्रभावित होती है, और इसका ए और सी माना गया है, ठीक है। चलो भाई, दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, या गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर हो जाता है। हिमालय नदियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि वे सामान्य नृत्य दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं। कह रहा है कि उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी सही है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन से कथन सही है। तो ओनली 2 सही है, ठीक है। हिमालयी नदियां जो हैं पर्वत श्रेणियों को आर पार काट कर अपना मार्ग बनाई हैं। वे सामान्य नृत्य दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं। ये नदियां हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं। वे अपने धरातली ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती हैं। इस तरह ये पर्वतीय श्रेणियों को काटकर अपना मार्ग कायम रखती हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में हिमालय का कौन सा भाग कहलाता है? तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा आएगा? तो सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय आता है। नेपाल जब भी आएगा तो तीस्ता को ले लेना आप, ठीक है, तीस्ता वाला आएगा, ठीक है, तीस्ता वाला हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करना चाहते हैं तो कर लो। जैसे अगर कुमायूं हिमालय तो काली नदी के मध्य आ जाता है सतलज और काली। फिर अगर असम हिमालय तो तीस्ता के बीच में आ जाता है, ठीक है, और दिहांग के मध्य, तीस्ता और दिहांग के मध्य आपका नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के मध्य होती है, काली और तीस्ता के मध्य होती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक है जो लद्दाख और जास्कर के मध्य में प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर के मध्य में आपका सिंधु नदी प्रवाहित होती है। किसके किसके बीच में? लद्दाख और जास्कर के मध्य में। कैसे याद करते हो? कलेजा से याद करते हो, मतलब क्या है? काराकोरम। फिर लद्दाख, इसको कैसे याद करते हो? कलेजा से याद करते हो, मतलब क्या हो जाता है? काराकोरम, काराकोरम, ठीक है। फिर आपका काराकोरम, ठीक है, फिर सॉरी करेला लिख गया यार, कलेजा, ठीक, कलेजा, और लद्दाख हो जाता है। फिर आपका कौन सा? जास्कर हो जाता है, जास्कर हो जाता है। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी भी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। कौन सी? सिंधु नदी बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, सिंधु नदी जो है वो आपका भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण उपवाह तंत्र हो जाता है। इसकी कुल लंबाई आपकी 2900 किलोमीटर है। भारत में इसके प्रवाह की 1114 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। इसका आपका जो सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका चिनाब हो जाती है। अन्य सहायक नदियां जैसे झेलम है, सतलज है, व्यास है, रावी है, ये हो जाती हैं। या तिब्बत, चीन, भारत तथा पाकिस्तान से प्रभावित होते हुए अरब सागर में गई काम से, ठीक है। चलो 1960 में करण निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ठीक है, तो देखो तीस्ता नदी इनमें नहीं है, देखिए, बाकी रावी है, चिनाब है, व्यास है, ये सारी नदियां हो जाती हैं। चलो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि सिंधु नदी का विस्तार 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्र पाकिस्तान में 47%, भारत में 30% और चीन में 8%, अफगानिस्तान में 6% देखने को मिलता है। सिंधु जल का विवाद भारत के बंटवारे से पहले शुरू हो गया था, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत के बीच में। विभाजन के बाद यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में आ गया भैया, भारत और पाकिस्तान के बीच में आ गया। दोनों देशों के बीच में कई दशक तक वार्ता चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में, कहाँ पर भैया हुए? कराची में सिंधु नदी
समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, व्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी कहा गया और आपका झेलम, चेनाब और सिंधु नदी को पश्चिमी नदी बताया गया। तीस्ता नदी इस समझौते में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मतलब कौन कौन सी हैं, तो आपका पूर्वी नदियों की अगर बात कर लेते हैं तो पूर्वी नदियों में सतलज, व्यास और रावी नदी हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में SVR, अच्छा, फिर उसके बाद में SGC, अच्छा ठीक है। झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच में, ठीक है, पश्चिमी नदियाँ हो जाती हैं। कैसे इसको याद करेंगे, तो एस ये हो गया, झेलम जे हो गया, SJC, चिनाब हो गया। ठीक है, बाकी सतलज सत्य व्यास रावी ऐसे याद कर लो। ठीक है, सत्य व्यास रावी। अगला सवाल, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में नदी का स्रोत कौन सा हो जाता है? तो मानसरोवर लेक के पास में ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, इन सभी का लगभग एक ही आपका देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी का आपका है जो बोखरचू हिमनद से निकलती है, मानसरोवर के पास अपने स्रोत से पश्चिम तथा उत्तर दिशा में लगभग 320 किलोमीटर बहती है और यह नदी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, चलो भाई, और वहीं अगर हम बात करते हैं राकस ताल से निकली ये नदी जो होती है वो आपकी कौन सी, राकस ताल से आपका सतलज नदी निकलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी है चेमा युंगडुंग हिमानी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, हिमानी ग्लेशियर मानसरोवर झील से दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हो जाते हैं? तो आपका कौन से, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के आपके एक ही हो जाते हैं मानसरोवर से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। इनमें से कौन सी नदी हो जाती है? तो आपका कौन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज हो जाती है। ठीक है, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ सवाल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज के नदी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं सतलज नदी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी एक नदी है जो हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी हो जाती है? तो सतलज नदी हो जाती है, ट्रांस हिमालय नदी हो जाती है। हिमालय काटकर या बहकर आने वाली नदियां जैसे आपका सिंधु नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया और सतलज नदी हो गया। सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। कैसी है? सदानीरा, जो हमेशा बहती है। इसका उद्गम हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। राक्षसताल से होता है या हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, आर पार करती हुई चली जाती है सतलज। और यहाँ पे अगर बात करते हैं इस नदी में हिमाचल प्रदेश में, यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो कई सारे पॉइंट यहीं से कवर हो गए, अभी सारे सवाल यहीं पे मिल जाएंगे। जो सतलज नदी है भाई वो क्या है, सदा नीरा है। ठीक है, और ये सतलज जो है उत्तर भारत में बहने वाली है। ठीक है, यह हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियों में से शामिल है क्योंकि 3 नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। ये आपका मानसरोवर जो ट्रांस हिमालय मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। यह हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर एक भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक जलाशय है, उसका नाम आपका गोविंद सागर जलाशय है। राक्षस नदी पाकिस्तान में, सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। हिमालय काटकर बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो आपका कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा उत्तर सही हो गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी है हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है? तो आपका कौन सी, सतलज नदी है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से कौन सी बहती है?
तो कौन सी बहेगी, तो केवल वाला तो हटा ही दो ऑप्शन। तो खत्म कहानी, व्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, यमुना है, बस उत्तर हो गया। क्योंकि अभी तक देखा गया जो केवल वाले उत्तर होते हैं वो सारे गलत होते हैं, ठीक है वो। तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल गया। कौन कौन सी हैं, व्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, यमुना है। चलो भाई, यह सतलज मानसरोवर झील के पास में स्थित आपका राजस्थान से निकलती है। यह शिवालिक पर्वत श्रेणियों को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। तो रावी कहाँ से निकलती है, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ठीक है भाई साहब। व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड से निकलती है, कौन से, रोहतांग दर्रे के समीप से। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है, कौन सी, व्यास नदी। झेलम नदी वेरीनाग कश्मीर के समीप शीशनाग झील से निकलती है। यह किशन गंगा की सहायक नदी हो जाती है, कौन सी, झेलम नदी। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी तथा यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। चलो ठीक है भाई साहब। अगला सवाल आपसे पूछा गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में यार सतलज नदी का नहीं है, बाकी तो आपका सभी को देखने को मिला है, अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। सतलज नदी का जो है राजस्थान से है, ठीक है, मानसरोवर लेक यानी तिब्बत से इसका होता है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम आपका कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को आर पार पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। कौन सी सहायक नदी जो है भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर बनाई गई है, तो सतलज नदी पर ही हो जाता है, सतलज नदी पूरा करेगी। भाखड़ा नागल जो बांध है भारत का सबसे ऊंचा कैसा बांध है, गुरुती बांध है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कैसा बांध है, गुरुती बांध है। यह पंजाब और हिमाचल की सीमा पर स्थित है, ठीक है, इसे सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना की सहायक प्रणाली को पानी की आपूर्ति सतलज नदी से की जाती है। सतलज नदी से सरहिंद, बिस्त, दोआब और भाखड़ा से, अच्छा, सतलज नदी से कौन सा, सरहिंद, बिस्त, दोआब होता है। भाखड़ा से और नागल नहरें निकाली गई हैं। सिंधु उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी प्रणाली नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज प्रमुख सहायक नदियां हो जाती है, किसकी, सिंधु की हो जाती है। तवी नदी चिनाब की सहायक नदी, तवी, चीनी, चीनी, तवी, तवा दे दोगे, चिन्ह चिन्ह बोलेगा, जैसे नहीं, तवा जो है तवी चिन्ह चिन्ह बोलेगा, ठीक है, जब गर्म होगा चिन्ह चिन्ह बोलेगा, ठीक है। कौन सी एक नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, सिंधु की तो तवी नदी नहीं है। तवी किसकी है, तो तवी चिन्ह चिन्ह बोलेगी, चिनाब नदी, ठीक है, तवी जो है चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक है, ये इसी को तो बात कर रहे थे अभी ऊपर, चिनाब नदी, चिन्नी चिन्नी तवी नदी, ठीक है। ओके भाई साहब, चलिए बात कर लेते हैं झेलम नदी। कह रहा है झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में कौन से कथन सही हैं, ठीक है। झेलम जो है कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है। ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती है। मियांडर नदी भू आकृति नदी के युवावस्था में बनने वाली एक संरचना है, ठीक है। और मियांडर एक संरचना है जो नदी के प्रौढ़ावस्था परिपक्व अवस्था में बनती है। तो आपसे पूछा गया कौन से कोड सही है, तो 1 2 4 सही है, तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला ये वाला था, ठीक है, तो 1 2 4 सही है। क्योंकि क्या क्या याद करना पड़ेगा, झेलम कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है, ठीक है, ये क्योंकि देखो झेलम जो है और कश्मीर घाटी में लोग युवा लोग जाते हैं घूमने, ठीक है, ओके। फिर ये कश्मीर घाटी में मियांडर बनाती हैं, ठीक है, मियांडर मियांडर बनाती हैं। और फिर लास्ट वाला पॉइंट था ये आपका, मियांडर एक संरचना है जो नदी के प्रौढ़ावस्था परिपक्व अवस्था में बनती है, ठीक है, ओके। अगला सवाल, किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी हो जाती है, तो किशन गंगा जो है झेल नहीं पाए, किशन गंगा जो है झेल नहीं पाए, तो झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी। किशन गंगा झेलम की एक सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम आपका जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास में कृष्णसर तथा किशनसर झील के पास में यहाँ पर होता है।
अगला सवाल, कौन सी निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है तो उत्तर प्रदेश वाले झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो झेलम नदी, गंगा, रामगंगा, यमुना, ये सब यहाँ पर देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश वाले कहाँ झेल पाएंगे झेलम नदी को, ठीक है। झेलम नदी वेरीनाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील से निकलती है। और किशन गंगा इसकी सहायक नदी हो जाती है। किशन गंगा झील, ठीक है, झील ले गए कश्मीर में, इसकी प्रवाह 400 किलोमीटर है। इसके आगे नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब, ठीक है, चिनाब चिन्ह चिन्ह बोलेगा तवी नदी, ठीक है, तवी भी इसकी सहायक नदी, ठीक है। चलो चिनाब नदी के बारे में कह रहा है क्या, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 नदियां जो किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं, तो कौन सी वह नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो कौन सी हो जाएगी? चिनाब नदी जो है सिंधु नदी में सीधे मिलती है। चिनाब नदी सिंधु नदी, चीची है और चीची कहती है हम सीधे मिलेंगे, चीची कहती है सीधे मिलेंगे, ठीक है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। चिनाब का उद्गम लाहौल जनपद के बड़ा लाचा दर्रा के पास में होता है, जहां से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए किश्तवाड़ के निकट एक मोड़ बनाती हुई सकरी घाटी के मध्य से पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है, ठीक है। फिर यहीं से अगर हम बात करना चाहते हैं तो बस ओके, यहाँ से और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो चंद्र और भागा नदियाँ जो हैं वो लाहुल स्पीड में बहेंगी। चंद्र और भागा, चंदा भागा लाहुल देख के खून, लाहुल मतलब खून देख के, ऐसे याद कर लो, ठीक है, खून देख के। चंद्र तथा भागा नदियां जो हैं वो लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के विपरीत दिशा में मृदु से निकलती हैं। दोनों धाराएं टंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। कहाँ पर? टंडी नामक, टंडी टंडी टंडी, यहीं से इन दोनों नदियों के संयुक्त प्रवाह चिनाब नदी का उद्गम होता है। चलो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र महाराज की जय हो। ब्रह्मपुत्र जो कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, मानस है, कामेंग है, शकोस है, तिस्ता है, रंगा है, ये हो जाती है। इसका मुहाना है आपका पद्मा, गंगा नदी हो जाता है, गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी भी? या ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये तो बात सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो सही है, इसीलिए तो ऐसा हुआ है ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। तो दोनों पॉइंट आपके सही है, सही व्याख्या भी हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा जाता है। कह रहा है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपका तीस्ता नदी हो जाती है। पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु आकस्मिक बाढ़ 1787 में तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, रंगीत और शेबक जैसी सहायक नदियां देखने को मिलती हैं। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कामेंग है, लोहित है, दिबांग है, तो सभी हैं, सभी तीनों की तीनों हो जाती हैं, तीनों की तीनों। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यारलुंग सांगपो, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। मानस नदी किस नदी की उपनदी हो जाती है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की हो जाती है। कोपिली किसकी सहायक नदी हो जाती है? कोपिली भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र में सांगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में।
हिमालय हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी आपका किसकी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का आपका उदाहरण हो जाती है। ठीक है, चलो भाई अगला, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा कौन सी हो सकती है? तो जो हिमालय के प्रारंभिक ढाल का अनुसरण करती हैं? नहीं भाई, तो इसमें आपका जो दूसरा वाला सही है, जो हिमालय श्रेणी परास के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो नामसा बरवा में यू टर्न लेती है, भारत में प्रवेश करती है? नामसा बरवा आती है तो आपका ब्रह्मपुत्र हो जाता है यू टर्न। ठीक है, कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों पर विचार करना है, तो कौन सी है? लोहित है, सुबनसिरी है। अच्छा, इनको पश्चिम से पूरब लगाना है, हल्के में ले रहे हो? वही ठीक है, पश्चिम से पूरब लगाना है। तो पश्चिम से पूरब लगाओगे तो कैसे आएगा? तो देखो भाई, पश्चिम से पूरब जब लगाओगे मतलब इधर साइड से इधर साइड की ओर इधर, तो तीस्ता, शंकुश, सुबनसिरी, दिहांग और लोहित। ठीक है, दिबांग और लोहित हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला सही है इसमें। ब्रह्मपुत्र नदी उपनदियों को पश्चिम से पूरब की ओर, ये देखो फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है, पश्चिम से पूरब, तो लोहित सबसे लास्ट में आएगा और फिर आपका दिबांग और लोहित। ठीक है, दिबांग और लोहित, यानी दो के बाद एक आना चाहिए, दो के बाद एक, दो के बाद एक। अच्छा, दो ऑप्शन मिल गए, तो फिर उसके बाद में क्या चलेगा? तो चलेगा ये तिस्ता के बाद में सुबनसिरी आएगी। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया है। कौन भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाएगा? तीस्ता नदी नहीं बनाती, बाकी पेन्नार, माही, साबरमती बनाती है। तीस्ता नदी भारत की प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। तीस्ता नदी का उद्गम तिब्बत तथा सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित पहुनरी ग्लेशियर, पहुनरी है, पहुना है, ठीक है, ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर से होता है। अगला सवाल क्या है भाई साहब? सवाल पूछा गया है तीस्ता नदी के बारे में। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। ठीक है, पहला कथन। दूसरा कह रहा है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो वो आपके कौन से ओनली 2 पॉइंट सही है, दूसरा वाला बाकी सब बकैती लिखा है। हाँ भाई, बकैती लिखा है। तो यहाँ पर तीस्ता नदी जो केवल उसका दूसरा वाला तीस्ता नदी जो है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता की सहायक नदी हो जाती है। अगला सवाल है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती हैं। नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यूटर्न देती है या यूटर्न बनता है। क्या यूटर्न बनता है? इसलिए बनता है तो यह भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अंश संघी बंकन के कारण बनता है। ठीक है, बंकन के कारण बनता है। चलिए बंद करते हैं गंगा बेसिन के बारे में। गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री के निकट गोमुख से होता है। और ये इसकी सहायक नदियाँ जैसे आपका यमुना हो गया, टोंस हो गया, कर्मशा, सोन, पुनपुन, भाई पुनपुन भैया, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, केवल इसकी सहायक नदियाँ तो आपको रटी होनी चाहिए। कौन कौन? जैसे आपका गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, क्यूल। ठीक है, ये मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी हो जाती है, 2525 किलोमीटर यहाँ पर प्रभावित होती है। कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये जोंक नदी नहीं है, बाकी अजय, पुनपुन, जलांगी ये सारी हैं। ठीक है, गंगा नदी बेसिन का। तो जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है। महान लोगों को क्या लगती है? जोंक लगती है। महान लोगों को क्या लगती है? जोंक लगती है। ठीक है भाई साहब, लगती है तो लगने दो। अगला सवाल है, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? फतुहा के पास, फतुहा, पुनपुन, 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 फतुहा के पास पुनपुन नदी मिलती है। अगला सवाल कह रहा है कि
फरक्का के बाद में गंगा की प्रमुख धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ से पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और वहीं से मेघना कहा जाता है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो चिन्हित करिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, मैदान में है तो मैदान में यार गोमती नदी लगा दो, आप उत्तर लगाओ बस तुरंत, गोमती लगाओ। गोमती नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है जो पीलीभीत के निकट, अपना पीलीभीत यार, अपना उत्तर प्रदेश वाला, गोमत ताल या फुलहर लेक से निकलती है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के निकट कैथी, कौन सा, कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। सुंदरवन का डेल्टा आपका निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हो जाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हो जाती हैं। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हो जाती हैं। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है डेल्टा सुंदरवन। ठीक है। अंतःस्थलीय अपवाद नदी का उदाहरण कौन सा हो जाता है? अंतःस्थलीय आपका घग्गर, 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 घर, 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 ऐसे याद कर लो, घर, घर, घग्गर। ठीक है। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवाद नदी का उदाहरण है। यह शिमला के समीप शिवालिक के पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़, कहाँ से निकलती है यार? ये शिमला के निकलती है, शिमला के समीप शिवालिक के पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। अब कह रहा है कि हम यार घघरा पहने हैं तो हम विलीन हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आगे, तो ऐसे। ठीक। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी हो जाती है? दामोदर आपकी हुगली। ठीक है, वह हुगली हो जाती है, हुगली। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदी है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली नदी विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, अच्छा, विश्वासघाती नदी कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह पूर्व का लंदन इसी नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह आपका दामोदर नदी पर स्थित हो जाता है। ठीक है भाई साहब। नहीं, हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, हुगली नदी विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। बंगाल का शोक अगर पूछे तो कौन सा? दामोदर नदी हो जाती है। ठीक है। कौन सी नदी जो है गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं थी? तो कौन सी? क्या? कोसी, गोमती, दामोदर, यमुना, कौन सी इनमें से नहीं थी गंगा एक्शन प्लान में? तो कौन सी भैया नहीं थी? कोसी नहीं। तुम यार जब कोसी हो तो कैसे तुमको रखा जाएगा? तभी। ठीक है, ऐसे याद कर लो भैया। ठीक है, जब तुम कोसी हो तो कैसे रखा जाएगा? गंगा एक्शन प्लान 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त करके जल की गुणवत्ता में सुधार वृद्धि करना है। यह 2 फेज में संपन्न हुआ। दूसरे फेज में यमुना, गोमती, दामोदर और गंगा को शामिल किया गया। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी हो जाती है? हुगली हो जाती है। हु करेंगे ना, जब हु करोगे तो ज्वारी ज्वारी भित्त वाली आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, ज्वारी भित्त वाली सबसे ऊंची नदी हो जाती है। कौन सी? हुगली नदी हो जाती है। कौन सी? हुगली नदी हो जाती है। ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली हो जाती है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्त वाली नदी हुगली है, जहाँ प्राय ज्वारी भित्ति आती रहती है। हाँ भाई साहब, आती रहती है। जब ज्वार किसी नदी के संकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करता है तो ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी के जल के एकत्रित होने तथा नदी के तल के घर्षण के कारण ज्वारी तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बात तो वही है। कौन सी नदी ज्वार बनाती है? हुगली नदी बनाती है। हुगली, हुगली, हुगली। कौन सी नदी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है? तो गंगा नदी नहीं निकलती है, तो उस पार से, गंगा पार से उड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु नदी, सतलज नदी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ तीनों हिमालय के उस पार यानी उत्तर पूर्व से निकलती हैं। और सिंधु तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत से, पूर्वी तिब्बती क्षेत्र में बोखरचू के निकट एक हिमनद से, तथा सतलज नदी तिब्बती क्षेत्र में राजस्थान से जो है वो आपका निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलती है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। भारत में हिमालय की नदियों में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, गंगा नदी का आपका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो शारदा क्या काली नाम से जानी जाती है? तो शारदा काली नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही बात है।
जब मैदानी भाग में आ जाती है तो उसे शारदा कहा जाता है। उससे पहले वो काली नदी, काली होती है, दिलवाली होती है, ठीक है। काली नदी, काली नदी, काली नदी, काली नदी से काली या महाकाली नाम से भी जाना जाता है। हाँ भाई, नेपाल या उत्तराखंड के बीच काली नदी से काला पानी से उतरकर तराई के मैदान में प्रवेश करती है। क्या है ये? या नेपाल तथा उत्तराखंड के बीच काला पानी से उतरकर तराई तराई मैदान में प्रवेश करती है। या बाराबंकी जिले में घाघरा नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, में मिल जाती है। हाँ, यह बाराबंकी मिलती है, ठीक है। घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, या अपनी सहायक नदी शारदा का जल लेकर छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करना, और कह रहा है कि आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर लगाओ। भाई साहब, पूर्व से पश्चिम की ओर लगवा रहा है। अच्छा खासा सवाल है यार, हल्का फुल्का नहीं है। तो पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है तो लगाओ दो भाई। तो पहले क्या आएगा? कोसी आएगी, फिर गंडक आएगी, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती। ये ये पूरब से पश्चिम कोसी, 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 गंडक, घाघरा, गोमती, ऐसे लगा लो भाई। कोसी, गंगा से मिलने वाली नदियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम: कोसी, गंडक, सोन, घाघरा, गोमती, यमुना। महानंदा नदी हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने वाली आखिरी नदी है। कौन सी? महान लोग आखिरी में तो मिलेंगे, ठीक है, कहते हैं आखिरी में मिलेंगे। गंगा महानदी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से जुड़ जाती है। देवप्रयाग से गंगा कही जाती है। कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है कौन सी? तीस्ता नदी नहीं है, ठीक है। तीस्ता नदी नहीं है, तीस्ता गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, चिरैया, महानंदा, शारदा, ये सब हो जाती हैं। तीस्ता नहीं है, ठीक है। तीस्ता नहीं है, तीस्ता नहीं है तो नहीं है। सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? तो गंगा के मैदान में ही हो जाता है भाई। ज्यादा वाटर लेवल कहाँ है, वही तो पूछ रहा है आपसे। तो गंगा का मैदान में हो जाता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं सतही जल संसाधन, गंगा के मैदान में उच्चतर है। सतही जल ऐसा जल होता है जो भूमि की सतह पर झरनों, नदियों तथा तालाबों तथा झीलों के रूप में प्रसिद्ध रहता है। भारत की जल संपदा का अधिकतर भाग उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जल का संसाधन के रूप में सर्वाधिक इस्तेमाल सतही जल का होता है। गंगा बेसिन में वर्षा वितरण प्रतिमान घटता जाता है। तो घटता जाएगा तो क्या होगा? पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर घटता जाएगा। पूरब से पश्चिम की ओर जब जाएगा घटेगा, और उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएगा तो घटेगा, ठीक है। घटता है कब घटता है? जब पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा तो घटेगा। सीडीएस में अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, हल्का फुल्का नहीं पूछता है। सवाल पूछा गया है गंगा के मैदान में कि यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चलें तो मानसूनी वर्षा घटती जाती है। पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चले, मतलब क्या कह रहा है कि पश्चिम माना कि ये हो गया, ठीक है, और उत्तर पश्चिम ये, इसके इधर की ओर अगर चलते हैं तो हम क्या, मानसूनी वर्षा घटती जाती है। ये तो सही बात है। गंगा के मैदान में ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ते हैं, मच्छा ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। पवन और ऊंची जाति मिलेगी ऊपर दोनों। अच्छा, तो ऊपर जब भी बढ़ोगे तो आर्द्रता वगैरह बढ़ेगी, तो बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। व्याख्या भी करते हैं। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। बिल्कुल भाई, सर्वाधिक है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। तो दोनों सही है, इसलिए आपका ये व्याख्या भी करी जा रही है अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। आपका मैच कराना है, कह रहा है नदी और सहायक नदी आपका, जैसे गोदावरी, मंजरा, गोदावरी, मंजरा, मंजन ले लो गोद में, ठीक है। भीमा, कृष्णा, भीम और कृष्ण साथ साथ रहते थे। यमुना, चंबल, चंबल सहायक नदी। गंगा, सोन, गंगा, सोन, गंगा नदी, गंगा मैया और सोन चिरैया, गंगा मैया, सोन चिरैया, गंगा मैया, सोन चिरैया, गंगा मैया, सोन चिरैया। यमुना, चंबल, कृष्णा, भीमा, गोदावरी जो गोद में लो किसको? मंजरा, 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 मुंजरा, ठीक है, मंजरा।
गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से भाई साहब मतलब इधर से इधर की ओर आपको बताना है, सही क्रम बताना है, सही क्रम बताना है, सही क्रम बताना है, सही क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो यही वाला ले लो, क्या हो जाता है, यमुना घाघरा सोन गंडक कोसी, सोन गंडक कोसी, यमुना घाघरा सोन गंडक कोसी हो जाती हैं कहाँ से, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, यमुना घाघरा सोन गंडक कोसी हो जाती हैं, ठीक है। दामोदर नदी निकलती कहाँ से है, दामोदर नदी क्या छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। हाँ भाई, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से पूर्वी भाग से निकलती है या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और यहाँ पर आसनसोल के नजदीक एक संकीर्ण स्थान से बंगाल के डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण से दामोदर भैया जैविक मरुस्थल का कहा जाता है। यह सब भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली अन्य नदियों में कोयला व स्वर्ण रेखा प्रमुख है। कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां जो हैं वो भी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर भैया जिंदाबाद, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, राजरप्पा जो है वो दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर स्थित हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में होकर बहती है, तो विभ्रंश घाटी में कौन, दामोदर भैया विभ्रंश घाटी में बहेंगे, पी लेंगे दामोदर, जो एक दामोदर है वो पी लेंगे ज्यादा तो विभ्रंश भ्रंश बनेंगे घूमेंगे, ठीक है, विभ्रंश घाटी में दामोदर भैया, ठीक है। दामोदर नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो दामोदर नदी दामोदर भैया विभ्रंश घाटी में बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से एक डाउन रॉपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है, तो कौन सा है, दामोदर नदी लगाओ इसमें काम खत्म करो, ठीक है। दामोदर नदी कॉरपोरेशन के विकास के लिए पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। हाँ बिल्कुल सही है, शोक की नदी, ठीक है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, निचले भाग में इसका बहुत धीमा हो जाता है। तो क्या सही है, दोनों पॉइंट सही है और आपका सही व्याख्या भी करी जा रही है, ठीक है। कौन सी नदी बंगाल का दुख होती है, तो बंगाल का जो है वो दामोदर नदी हो जाती है। कौन सी नदी दामोदर नदी हो जाती है, दामोदर नदी का ऊपरी भाग क्या है, जस्ट अभी पढ़ा गया था यार, अभिनति घाटी है, ठीक है, ऊपरी भाग एक अभिनति घाटी है, ठीक है। सिन सिन क्लिनल वैली हो जाती है, ठीक है। दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी है, कैसी है, भ्रंश घाटी है नदी। दामोदर नदी अध्यारोपित अपवाह, कैसा अध्यारोपित, ऐसा सवाल भी बना है, अध्यारोपित अपवाह का निर्माण करती है। यही कारण है कि उसके ऊपरी भाग का भी निर्माण किया गया है। इससे ऊपरी भाग का दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में आरंभ होकर पूर्व दिशा में बहती है या एक पठारी नदी के रूप में इसका उपयोग भाग अभिनतिक घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की अपरदलित घाटी है। निक्षेपण घाटी का निर्माण प्रायः मैदानी भागों में होता है, जबकि दामोदर एक पठारी नदी हो जाती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, विभिन्न प्रयाग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके सवाल बनेंगे हैं कई बार, तो चलते हैं। देव प्रयाग जो है, देवता जो भगीरथ क्या थे, देवता थे, तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। कर्ण प्रयाग अलकनंदा कर्ण पिंडों का दान करता था, पिंडा नदी। रुद्र मंद्र, ठीक है, रुद्र मंद्र रुद्र प्रयाग मंदाकिनी। नंद प्रयाग नंद हो जाता है मंदाकिनी और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा हो जाती है, धौली गंगा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा, ठीक है। यहाँ पर वही बार बार पूछे गए होंगे, तो हमने तो एक बार पढ़ लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अलकनंदा कौन सी, कर्णप्रयाग, तो पिंडार नदी तो कर्णप्रयाग, ठीक है। ये सब वही पूछा गया, ये भी फिर से वही पूछा गया है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अगर यहाँ से हम बात करना चाहते हैं उत्तर दिशा में आपका बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ जो आपका उत्तराखंड में, द्वारका जो शारदा मठ गुजरात में पश्चिम दिशा में, जगन्नाथपुरी मठ उड़ीसा में पूर्व दिशा में, श्रृंगेरी गोवर्धन मठ कर्नाटक दक्षिण दिशा में हो जाता है। ठीक है, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। तो गंगोत्री नदी के किनारे भगीरथी स्थित है। ठीक है, भगीरथी नदी निकलती कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? सॉरी, भगीरथी नदी आपका गोमुख से निकलती है। ठीक है, गोमुख से निकलती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी जो है वो आपका अलकनंदा से संबंधित हो जाती है। ठीक है, मंदाकिनी अलकनंदा से। उस नदी का नाम बताया जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के, रुद्र मंद। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी हो जाती है। ठीक है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो बद्रीनाथ क्या, ये आपका कहाँ पर? अलकनंदा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, तो अलकनंदा नदी का उद्गम आपका शमोपंथ हिमनद से होता है। अच्छा सवाल है, ऑप्शनल में लेकिन पूछा गया, देख रहे हो, अच्छा सवाल है, अच्छा से अच्छा सवाल है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल आपका शातोपांथ ग्लेशियर से आपका देखने को मिलता है। अलकनंदा नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल शातोपांथ ग्लेशियर। ठीक है, शातोपांथ ग्लेशियर से देखने को मिलता है। अगला सवाल भाई साहब, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा? भगीरथ क्या थे? देवता, तो देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। अब देव कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अलकनंदा और भागीरथी तो देवप्रयाग। अलकनंदा के नदी व नदी जिसके तो भगीरथी। अलकनंदा कह रहा है जिसके संगम पर रुद्र मंद। ठीक है, मंदाकिनी नदी, रुद्र मंद नदी हो जाती है, मंद। ठीक है, ये भी हो गया। कह रहे हैं, ये सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? सर्वाधिक हिमानियां तो अलकनंदी। ठीक है, अलकनंदा नदी पर हो जाती है सर्वाधिक हिमानियां। आरो यारो का सवाल है, शाबाश, लपेटा गया, अच्छे से पूछा गया है भाई साहब, धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। देख रहे हो, खतलिंग, खतलिंग लिंग भिलंग, खतलिंग लिंग लिंग भिलंग। ठीक है, ऐसे है तो खतलिंग लिंग लिंग भिलंग, भिलंग नदी पर। ठीक है, भिलंगन, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल हो जाता है खतलिंग हिमनद हो जाता है, खतलिंग हिमनद। ठीक है, चलो भाई आगे। यमुना नदी की बात कर रहे हैं। यमुना भैया, यमुना मैया की जय हो। यमुना दोस्तों, मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, इस बार मौका दीजिए, हम बिल्कुल साफ कर देंगे, सबको साफ करेंगे, साथ में यमुना को भी साफ करेंगे। लेकिन केजरीवाल की किसी ने नहीं सुनी, सबके सब मारे, सबके सब भाजपा को जिता दिए। ठीक है, अच्छी बात है, यमुना तो साफ हो गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि यमुना की सहायक नदी चंबल सिंध बेतवा केन। कैसे याद कर सकते हो? चंबल सिंध बेतवा केन, ये हो गई आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर। चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध, फिर बेटवा, फिर केन, चंबल सिंध बेटवा केन। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना मृत हो जाती है। यमुना आशतट वाहिनी नदी है। तो क्या दोनों पॉइंट चाहिए? क्यों भाई साहब? तो यमुना आशतट वाहिनी नदी है, तो सी वाला उत्तर दे रहा, मतलब आपका कौन सा? सतत वाहिनी नदी है यार यमुना। ठीक है, यमुना सतत वाहिनी नदी है, इसलिए आपका गलत हो गया। दिल्ली और आगरा के मध्य में वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। क्या है रीजन? प्रदूषण हो जाता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल आपका हिमालय के हिमाच्छादित बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुना आपका सतत वाहिनी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। बेसिन आपका ऐसा कुछ नहीं बनता है। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां जैसे यमुना की टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा। दाहिनी तरफ से अगर बात करते हैं, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, कंबल, बेतवा, केन, सिंध हो जाती हैं। ये दाहिनी ओर से नदियां हैं। ठीक है, दाहिनी ओर से बेतवा नदी मिलती है, यमुना में मिल जाती है। यमुना मैया बेत चलाती हैं, बेत चलाती हैं, बेत चलाती हैं। ठीक है, बेतवा नदी जो है रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है।
बेतवा नदी निकलती है रायसेन जो है विघ्न पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी बेतवा नदी निकलती है? विघ्न पहाड़ियों से। इसको देख रहे हो विघ्न, ये यहीं पे लिखा था है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विघ्न पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई आपका 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियों में से केन, सिंध, चंबल हो जाती है। बेतवा नदी निकलती है तो आपका जिससे भी बताया गया कहाँ से, विघ्न पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? यमुना नदी बंदरपूछ से निकलती है। बंदरपूछ उत्तरकाशी स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी भाग में यमुनोत्री कांठा से निकलकर आपका यमुना यात्रा पूरी कर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तभी नहीं कहते गंगा यमुना सरस्वती। या उत्तरकाशी और देहरादून जनपदों से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदियां केन, बेतवा, चंबल, सिंध हो जाती है। चंबल नदी का उद्गम क्या होता है? चंबल जनापाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम है जनापाव पहाड़ी। चंबल का आपका जनापाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से होता है। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास में मुरादगंज के समीप यमुना से मिल जाती है। चंबल यमुना से मिल जाती है। यह अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। चंबल की सहायक नदियां काली, सिंध, बनास, पार्वती, शिप्रा, खारी इत्यादि हो जाती हैं। चंबल नदी पर गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज जैसी जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सब हो जाते हैं। कौन सा अध्यारोपित अपवाद तंत्र का उदाहरण हो जाता है? तो अध्यारोपित जब भी आएगा चंबल हो जाता है। चंबल हो जाता है। निम्नलिखित नदियों पर जो कह रहा है कि यमुना से जुड़ती हैं, कौन कौन जुड़ेंगी? यमुना से बेतवा नदी केवल जुड़ेगी, बाकी कोसी तो गंडक ये सब आपकी गंगा से। यमुना नदी का आपका उद्गम बंदरपूछ श्रेणी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी सहायक नदियां जुड़ने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन हो जाती हैं। दैतव्य की यमुना गंगा की हो जाती है। सबसे लंबी हो जाती है सहायक नदी जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चंबल नदी किसका हिस्सा हो जाती है? चंबल नदी आपका किसका? तो गंगा द्रोणी का हिस्सा हो जाती है। भैया एनडीए वगैरह यार अच्छे अच्छे सवाल पूछो। चंबल जो है, चंबल नदी किसका? तो चा से चंबल, चा से गंगा, चा से चंबल, गा से गंगा द्रोणी का हिस्सा हो जाती है। एक नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। ठीक है। गंगा द्रोणी भारत का सबसे बड़ा नदी द्रोणी है। यह लगभग 26% भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है। किस नदी की घाटी गहरी गड्ढे भूमि के लिए विख्यात है? तो कौन सी नदी की घाटी जो है गहरी गड्ढे खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? खड्ड भूमि के लिए चंबल। ठीक है। चंबल हो जाती है। चंबल नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि गहन और नलिका अपर्दन के लिए आपकी विख्यात है। ऐसा भी सवाल बन सकता है। चंबल यह नदी यमुना की सहायक नदी है। यह नदी महू जिले के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमावती चंबल। हो भैया, चरमावती चंबल। इस पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर है। चूलिया चंबल। ये तो ये सब चीजें याद करने वाली हैं, ये याद हो जाएंगे आसानी। चूलिया चंबल, चूलिया जलप्रपात चंबल। बाकी आपका जल विद्युत परियोजनाएं 4 हैं। इस पर कौन सी? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है। आगे चंबल नदी, अगला सवाल आपसे पूछा गया। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन हो जाता है? तो अवनलिका अपर्दन का प्रारूप हो जाता है। कौन सी नदी घाटी अवनलिका अपर्दन से है? तो चंबल नदी हो जाती है। चा से चंबल चोली जलप्रपात अभी पढ़ा गया था, कहाँ पे? यहीं पे था आपका।
चूली वाला, चूलिया जलप्रपात, ठीक है, चूलिया जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में कौन सी नहीं, चंबल में नहीं, बेतवा नदी नहीं मिलती है, बाकी काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, ये सारी नदियां मिलती हैं, सारी नदियां मिलती हैं। कोसी नदी की बात कर लेते हैं, जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, कुख्यात है, विख्यात नहीं कुख्यात है, एक कोसी नदी हो जाती है। कोसी नदी या नदी बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए तो कोसी नदी को कोसा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से में नहीं है? हिमनदों में नहीं है तो कोसी नदी का नहीं है, ठीक है, कोसी नदी का नहीं है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। कोसी नदी का स्रोत आपका हिमनद नहीं है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी की बात कर लेते हैं। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सोन चिरैया, सोन चिरैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोन चिरैया जो है ये शहडोल जिले में अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की पहाड़ियों में अमरकंटक के पठार से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र, हाँ सोन नदी इधर भी मिलती है, में बहती हुई बिहार राज्य में रामनगर के रामनगरिया के समीप गंगा में मिल जाती है। ज्ञातव्य है कि लगभग 780 किलोमीटर कुल लंबाई होती है। ठीक है। मगरमच्छ तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो चंबल और सोन नदी में किया जा रहा है। मगरमच्छ और किसका? घड़ियालों का किया जा रहा है। कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो बाएं से सोन नदी नहीं मिलती। कोसी, गोमती और घाघरा ये सब बाएं से मिलेंगी, बाएं से मिल रही हैं। सोन नदी गंगा में बिहार में गंगा से मिलती है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक हो जाता है? सोन नदी का हो जाता है। सोन चिरैया, सोन चिरैया, ऐसे याद कर लो भैया। सोन चिरैया, सोन चिरैया। सोन नदी अमरकंटक के शोषा कुंड नामक स्थान से निकलती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। पटना के निकट आपका गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी जो है, सवाल आपसे पूछा गया भाई साहब, क्या पूछा गया? कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? तो सीधे आकर मिलेगी सोन, कहते हैं सोना है हमारे पास, हम तुम्हारे पास सीधे मिलेंगे, सीधे मिलेंगे, ठीक है। नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी कहता है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है, अमरकंटक से निकलती है। और ओरिशन तवा इसकी है, तवा नर्मदा, तवा नर्मदा, तवा आ गया नर्मदा, नर्मदेश्वर महाराज की जय। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए भाई आप सवाल पूछते हैं। कौन सी एक नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी नहीं करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। कपिल धारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित हो जाता है। किस नदी पर के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? एलिया, एलिया नर्मदा, एलिया नर्मदा, एलिया नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है। एलियाबेट द्वीप खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। और ठीक है, पेट्रोलियम संसाधनों से एलियाबेट द्वीप जो है ये बिल्कुल संपन्न है। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी जो है वो आपका संरचनात्मक गुण यानी स्ट्रक्चरल ओरिजिन के लिए आपका फेमस है नर्मदा नदी, ठीक है। हल्का फुल्का नहीं है सवाल, देख रहे हो, अच्छा खासा पूछा गया। नर्मदा नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती। विशेष लक्षण संरचनात्मक मूल है, इनकी उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों का परिणामी प्रभाव अपभ्रंश घाटी में हुआ। ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, इन्हें दक्षिण पूर्व की तरफ नहीं जाती हैं, ये बल्कि अपभ्रंश संरचना अनुसरण करती हैं। अरब सागर में कहते हैं हम भैया बंगाल खाड़ी में काहे गिरेंगे, हम सीधे अरब सागर में जाएंगे, चक्कर में काहे पड़ेंगे, ठीक है, चलो ना पढ़ो। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये तो यार गलत बात है कि नर्मदेश्वर महाराज की है या अपभ्रंश घाटी से बहती हुई है।
तो भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये बात आपका सही कही जा सकती है, ये तो सही है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में से सबसे प्रमुख है और यह प्रमुख सही हो जाता है। ठीक है, चलो हिस्ट्री बना दी है तो सबको पता है। प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो नदियां जो हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भ्रंश जनित हैं, तो भ्रंश जनित है तो क्या दूसरा वाला पॉइंट सही है, पहला वाला भी सही है, और यहाँ पर दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। नर्मदा नदी के उत्तर में विघ्न तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, तो इसे भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में बहती है। ठीक है, इन बीच में या भ्रंश घाटी में बहती है। यह जबलपुर के निकट भेड़ा घाट के संगमरमर सैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। धुआंधार जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पर हो जाता है। ताप्ती नदी का उद्गम आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं। ठीक है, कौन सी एक नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है? तो नर्मदा नदी आपकी बहती है। कौन सी भी है? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो जो है पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? नर्मदा नदी विघ्न और सतपुड़ा के बीच में बहती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भ्रंश घाटी का लफड़ा होता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपका क्या है कि ये विभ्रंश जो आपका रिफ्ट घाटी में बहती है, इसीलिए आपका ये सही हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी नाम कह सकते हैं इनके बीच में बह रही विंध्य और इसके बीच में नहीं। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल भी बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो पश्चिम में बहने वाली या नर्मदा ही तो हो जाती है। पश्चिम में बहने वाली नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला सवाल है, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी हो जाती है। कौन सी नर्मदा नदी? पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी हो जाती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। ठीक है, कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती हैं। ठीक है, ज्वार नद मुख बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। कथन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। सही बात है, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दोनों सही हैं, इसलिए आपका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो मैकाल है जो अमरकंटक का पठार है, वो नर्मदा नदी का ही उद्गम बताता है। भाई, नर्मदा नदी का ही उद्गम बताता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित तीन नदियों का उद्गम क्षेत्र आपका कौन सा है? सोनम से याद कर सकते हो। ठीक है, सोन नदी और फिर सोनम 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 सोनम। ठीक है, जो नदी महानदी नर्मदा नदी महानदी। ठीक है, मतलब क्या है यार इसका? इसमें उत्तर तो कुछ नहीं दिया गया है। अच्छा, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए, सोन महानदी और नर्मदा नदी। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं यहाँ से। नर्मदा सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। नर्मदा और सोन का होता है। ठीक है, नर्मदा और सोन का होता है, अच्छी बात है। ठीक है, अगला सवाल, नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक हो जाता है। रिफ्ट घाटी में कौन सी बहती है? नर्मदा। कह रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी? नर्मदा नदी हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रवाह के साथ में पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रिफ्ट घाटी में बहती है। यही तो सवाल हो जाएगा, क्योंकि जो है ये नदी पश्चिम की ओर अवनंत रिफ्ट घाटी की थोड़िका में बहती है। ठीक है, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। और कौन सा एक राज्य है जो नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? तो नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है, राजस्थान नहीं, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हो जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बचा, वो नेक्स्ट दूसरे पार्ट में ले लेंगे। ताप्ती वगैरह कुछ ही नदियां बची हैं। ठीक है, वो दूसरे पार्ट में ले ली जाएंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, टाटा।